हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये है हम लोगों की वीडियो नंबर 22 ए। आई थिंक ये वीडियो 2 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में जाके बन के मतलब पूरी की पूरी रेडी होगी। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ये कुछ है ना एक्सीडेंट है जो अभी हाल ही के ना इंडस्ट्रीज में देखने को मिले हैं। तो बस उन्हीं एक्सीडेंट्स के बारे में है और वो फोर्सेबल है। फोर्सेबल का मतलब होता है कि जिन्हें पहले से रोका जा सकता था। ठीक है, जिन्हें पहले से रोका जा सकता था लेकिन वो फिर भी वो घटित हुए। तो टॉपिक हम लोग का देख लो आज। अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, बहुत ही तगड़ी तगड़ी बैंक लेवल की वोकेबलरी है और अच्छे अच्छे मतलब कंसेप्ट हैं इसमें। तो ये रहा हम लोग का पूरा आर्टिकल। पहले हम लोग समरी को जानेंगे और फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और ये मैं दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। ये देखो, हम लोग है ना बहुत ही ज़्यादा बारीकी से पढ़ने वाले हैं, एक ही वर्ड को आराम से भाई समझेंगे, है ना, जो कि हमें समझना भी चाहिए। ठीक, ये देखो, बाकी ये भी है, ये मैं बाद में पढ़ूंगा तब आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक। चलो, पहले एक छोटी सी समरी बताता हूँ ताकि थोड़ा सा आप लोगों को है ना पढ़ने में अच्छा लगे, थोड़ा सा पढ़ने में आप लोगों को भी मन लगे। देखो, इंडिया में हाल के इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जैसे सूरत सेप्टिक टैंक डेथ, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट ब्लास्ट दिखाते हैं कि ये एक्सीडेंट असल में ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस का नतीजा है, ना कि अचानक हुई घटना। तो यहाँ पर सिंपली सी बात है कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस की बात हो रही है ना, कि भाई कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। तो सूरत में क्या हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कि टॉक्सिक गैस से भाई वो लोग मारे गए। विशाखापट्टनम में क्या हुआ कि एक एक्सप्लोजन हुआ, है ना। तो ये तो घटनाओं का रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। इन घटनाओं से साफ है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कमजोर है, हाँ, यानी कि वीक है। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कम ट्रेनिंग व अकाउंटेबिलिटी मिलती है। इंडिया का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी फ्रेमवर्क अभी भी अनइवन है। अनइवन का मतलब होता है कि कहीं से ज़्यादा स्ट्रांग है, कहीं पर बिल्कुल ही मतलब है ना बेकार है। अनइवन का मतलब होता है जो उथला पुथला है, कहीं पर अच्छा है कहीं पर खराब, कहीं पर अच्छा कहीं पर खराब, इस तरीके से। और इंडस्ट्रीज में कॉस्ट ओवर सेफ्टी माइंडसेट का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग लागत को ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय सेफ्टी के। ओवर का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर। तो कीमत ओवर सेफ्टी, तो सेफ्टी के ऊपर कीमत होती है। तो सेफ्टी हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कॉस्ट होती है कि इसको है ना सेफ्टी लाने में कितनी भाई कितना खर्च आ रहा है। यानी पैसे बचाने के लिए सुरक्षा को नज़रअंदाज किया जाता है। ठीक। तो ये समरी रही, अगर समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो लिखी हुई है, आराम से इसको ऑपरेट कर लो। और चलो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना, लेकर प्रभु का नाम। जय श्री हरि। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। फोर्सिबल एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स का मतलब होता है हादसे। और कैसे हादसे जो फोर्सिबल थे, फोर्सिबल का मतलब क्या होता है, जिसे पहले से देखा या अनुमान लगाया जा सकता था। तो इसमें देखो रूट है फोर और सी, है ना। तो फोर का मतलब होता है कि पहले, और सी का मतलब होता है देखना, जिससे पहले से देखा जा सके, है ना, या जिसका हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है। तो फोर्सिएबल एक्सीडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे हादसे जो पहले से रोके जा सकते थे। भाई अगर आपने पहले उनको देख लिया तो जाहिर सी बात है आप उनको पहले रोक भी सकते हो, क्योंकि उनके होने की संभावना या खतरा पहले से ही दिखाई दे रहे थे। उसे बोलते हैं फोर्सिएबल एक्सीडेंट। उस सिनोनिम्स को देखते हैं। प्रिडिक्टेबल है, एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, इमिनेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, लाइकली है, ये इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने समझा भी था। लाइकली टू वाला आई थिंक किसी ने वीडियो में आया था, लाइकली टू वाला। ठीक है, प्रोबेबल है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है।
फोर्सिएबल एक्सीडेंट्स वे हादसे जो पहले देखे जा सकते थे, जिन्हें पहले रोका जा सकता था। अब बात करते हैं, यहाँ पर ये दो बिंदी हैं, इन दोनों बिंदियों को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलन बोलते हैं। ये क्या बताएगा? ये कुछ नहीं, ये बस खाली पहले जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा मेन टॉपिक है, उसे फर्दर एक्सप्लेन करेगा कि कैसे भाई वो हादसे थे और मतलब क्या था, जो भी है वो आगे की ओर फर्दर एक्सप्लेनेशन देगा। जैसे जैसे बोलते हैं कॉलम, क्या बोलते हैं इसको? कॉलम बोलते हैं। फोर्सिबल हम लोगों ने देख लिया। ऑन, जब भी एडिटोरियल के टाइटल में ऑन आता है उसका मतलब होता है पर। क्या मतलब होता है? उसकी हिंदी होती है पर। ठीक, ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या, किस मुद्दे पर बात हो रही है। ठीक है, तो किस मुद्दे पर बात हो रही है हम लोग तब उनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर रिपोर्ट है ना, या ये आर्टिकल इस चीज़ पे है, तो ऑन का यूज़ हम लोग इस तरीके से करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुद्दा क्या है? द रिसेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट जो कि इंडस्ट्री से संबंधित हैं और हाल ही के हैं इन इंडिया यानी भारत में। ठीक है, तो ये हम हो गए कि ऐसे हादसे जो कि फोर्सिएबल थे, जो कि पहले से ही जिनका अनुमान लगाया जा सकता था कि हाँ ये होंगे, उन पर चर्चा हुई और है ना, ये सब चीज़ें भारत में हुई हैं। अब जानते हैं, यहाँ पर आ जाओ, एक चीज़ समझते हैं, दो एडजेक्टिव एक साथ कब आ सकते हैं और कब नहीं। तो एक साथ कब आ सकते हैं, कब नहीं। सर ये दो एडजेक्टिव हैं यहाँ पे, ये देखो, पहला एडजेक्टिव और दूसरा एडजेक्टिव, और ये नाउन है। कि हम लोगों ने क्या देखा कि एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है, तो हम लोगों के हिसाब से यहाँ पर तो एक एडवर्ब आनी चाहिए थी। हाँ कि ना? हाँ बिल्कुल आनी चाहिए थी। और बता देखते हैं, जब दो जब दोनों एडजेक्टिव अलग अलग एस्पेक्ट को बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब दोनों एडजेक्टिव अलग अलग एस्पेक्ट को बताएं, कौन से एस्पेक्ट भाई? देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये कि एडजेक्टिव्स इतने इतने टाइप के होते हैं। ठीक है, इतने इतने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं। ओहो, ठीक है, इतने इतने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। अब यही हमारे एस्पेक्ट्स हैं। अगर दोनों अलग अलग हैं तो भाई दोनों का एक साथ में इस्तेमाल हो भाई हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों ही ओपिनियन वाले हैं तब गड़बड़ है, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, आ जाओ देखते हैं। अगर दोनों ऑब्जेक्टिव नाउन के अलग अलग गुण बताते हैं, ठीक है, यानी क्वालिटीज अलग अलग टाइप से बताते हैं, तो वे साथ साथ आ सकते हैं। जैसे अ ब्यूटीफुल ओल्ड हाउस, तो ब्यूटीफुल एक अपीयरेंस को भाई बताएगा और ओल्ड हमारे टाइम को बताएगा। ठीक है, यहाँ पर आ सकते हैं। रिसेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, ठीक, जब एडजेक्टिव्स अलग कैटेगरी जैसे साइज, एज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस से हों तो एक साथ में आ सकते हैं। मतलब उनकी कैटेगरी जो है अलग अलग होनी चाहिए भाई, वो आ सकते हैं। अच्छा, जब वो एक ही कैटेगरी के हों तब प्रिफर नहीं किया जाता। जैसे अ बिग लार्ज हाउस, तो भाई गड़बड़ है। अ बिग कंफर्टेबल हाउस इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडजेक्टिव का ऑर्डर रूल। इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो ज़्यादा नहीं आते लेकिन हाँ कभी कदार वो तीन एडजेक्टिव, वो 1200, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 एडजेक्टिव्स को वो नहीं डालेगा। इतना बड़ा भाई मूर्ख नहीं है, एग्जामिनर मूर्ख नहीं है। वो सिर्फ आपको दो या मैक्स टू मैक्स तीन एडजेक्टिव्स को डाल के देगा ताकि आप उसको स्किप करके निकल जाओ। अब आपको वहीं पे ही लॉजिक लगा करके पकड़ना होगा कि क्या ये लॉजिक फॉलो हो रहा है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एडजेक्टिव का जो ऑर्डर वाला रूल है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी टाइप से वो देगा, दो या फिर तीन एडजेक्टिव्स के बाद वो नाउन को डालेगा, बस वहीं पर ही आपको उसको पकड़ना हो। ठीक है, तो याद रखना, पहले ओपिनियन आता है जैसे कि लवली है, फिर साइज आएगा जैसे कि स्मॉल है, फिर उसकी एज आएगी यानी जैसे ओल्ड है या न्यू है जो भी है, फिर शेप आएगा, फिर कलर आएगा, फिर ओरिजिन आएगा ये वो कहाँ का है,
फिर मटेरियल कौन सा है, फिर उसका पर्पस क्या है। ठीक, इसकी ट्रिक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ओ सास कॉम। ओरिजिन, ओपिनियन और ओरिजिन। ठीक है, साइज और शेप। ठीक, ए से एज हो गई, सी से कलर हो गया, और एम से मटेरियल, पी से पर्पस। तो याद रहेगा ओ सास कॉम। इस वाले ओ का मतलब क्या है, इस वाले ओ का मतलब क्या है, इसका मतलब ओपिनियन, क्योंकि ओ पी फिर वहाँ पर ओ आर, पी पहले आता आर बाद में आता है, तो ओ पी और ओ आर। ये साइज है। ठीक, तो ये हो गया, और ये हो गया साइज, ये हो गया शेप। है ना, साइज में देखो 4 है और शेप में 5 वर्ड है, तो 4 वाला पहले आ जाएगा, 5 वाला बाद में आ जाएगा। बस यही भाई ट्रिक है भाई, क्या करोगे, लगाना पड़ेगा ना, फिर भूल जाओगे। बाकी ये से पता, ये एज है और कलर है, मटेरियल है, पर्पस है। ठीक, चले आगे, चलो। एग्जाम्पल ना, अच्छा ध्यान में रखोगे, याद रहेगा। ठीक, तो ये था हम लोग पूरा पूरा टाइटल, समझते हैं। ऐसे औद्योगिक हादसे जो पहले से रोके जा सकते थे, यानी वो फोर्सिएबल थे, और हादसे का मतलब एक्सीडेंट। कॉलन फर्दर एक्सप्लेन करेगा, यहाँ पर ये एक्सप्लेन करेगा। भारत में हाल के हादसों पर विचार, तो देखो पर विचार आ गया, तो यानी ऑन, यानी किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। ठीक, चलो चलते हैं। इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री से संबंधित। मिसहैप्स का मतलब होता है मिस हैपनिंग, यानी दुर्घटना, अनहोनी या छोटी मोटी गलती या हादसा, इसे बोलते हैं मिसहैप्स। है ना, डबल ट्रिक क्या है, मिस हो गया, और हैप का मतलब हैपन, यानी कुछ गलत हुआ है ना। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पढ़ लेना। ठीक, सिनोनिम्स है, तो कैलमिटी इंपॉर्टेंट है, और ट्रेजेडी इंपॉर्टेंट है, कैटास्ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैलमिटी, ट्रेजेडी, कैटास्ट्रॉफी, सेटबैक, सब इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल मिसहैप्स यानी जो दुर्घटनाएं हुई, आर ड्यू टू का मतलब होता है के कारण हुई। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण हुई। अच्छा, एक होता है ड्यू टू और एक होता है ओनिंग टू, बस ध्यान रखना। ड्यू टू के पहले, या ड्यू टू भाई जिसमें भी होगा उसमें मेन वर्ब नहीं होगी। ठीक है, ये एक ट्रिक है। बाकी ओनिंग टू और ड्यू टू में कभी भी एरर नहीं आता, एग्जाम में बहुत रेयर आता है, लेकिन चलो मॉक वगैरह में भाई आपको देखने को मिलता है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि ड्यू टू अगर है तो उसमें भाई मेन वर्ब नहीं होगी, ये एक्यूमुलेटेड मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, और अगर ओनिंग टू है तो उसमें मेन वर्ब जरूर आएगी। जैसे यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब आई है, लेकिन मेन वर्ब इसमें कहीं पर भी नहीं है। अगर ओनिंग टू होता तो वही मेन वर्ब होता, और ओनिंग टू जा रहा था स्टार्टिंग में ही लग जाता है। ठीक है, चलो। ड्यू टू का मतलब क्या होता है, के कारण, किसके कारण, एक्यूमुलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेसेस, कैसी कमजोरियां, मुझे वीक और वीक में डिफरेंस बताओ। ये होता है संडे मंडे वाला, ये होता है कमजोरी वाला। ठीक है, तो कैसी कमजोरियां, जो ऑर्गेनाइजेशनल हैं, जो संगठन से संबंधित हैं, और कैसी जो एक्यूमुलेटेड है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जो इकट्ठा हुआ है, जो समय के साथ साथ जमा हुआ है। समय के साथ साथ अगर कुछ जमा होती है उसे बोलते हैं एक्यूमुलेटेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। तो एक्यूमुलेटेड वीकनेस का मतलब क्या होता है, ऐसी कमजोरियां जो समय के साथ साथ, ऐसी कमजोरियां यानी वीकनेस जो समय के साथ साथ जमा हुई हैं, तो समय के साथ साथ जमा होने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड। समझे, चलो कुछ देखते हैं इसके सिनोनिम्स। जैसे कि गैदर इंपॉर्टेंट है, अमास यानी बड़ी मात्रा में इकट्ठा किया हुआ को बोलते हैं अमास, और
और एग्रीगेट ही इम्पॉर्टेंट है और कंपाइल्ड भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो इंडस्ट्रियल मिसहैप्स यानी मिसहैपनिंग हैं ड्यू टू के कारण, एक्यूमुलेटेड यानी इकट्ठा, जो समय के साथ साथ इकट्ठा हुई कमजोरी उसके वजह से हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ड्यू टू आया है और ओनिंग टू, तो ओनिंग टू क्यों नहीं आया, ड्यू टू क्यों आया, समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे भाई मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है जिससे ओनिंग टू नहीं आया, और ओनिंग टू ज़्यादातर स्टार्टिंग में लगता है। ठीक, ये देखो लिखा हुआ है कि जो बी वर्ब्स होती हैं जैसे कि ये, तो ये होते हैं तभी आते हैं, जैसे आप देखो ड्यू टू आ गया, तो यहाँ पर देखो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर ओनिंग टू आ गया, ज़्यादातर ओनिंग टू स्टार्टिंग में ही आता है। इसमें देखो मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ में मेन वर्ब भी है, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं भी है तब भी मेन वर्ब होगी। ठीक, मेन वर्ब है तो ओनिंग टू का यूज़ कर लेंगे, बस इतना सा है, बाकी दोनों का मतलब सेम है, बिकॉज ऑफ का सेंस देते हैं। ठीक, वही जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये मेमोरी ट्रिक है। तो टू बी याद रखना, तो ओनिंग टू आ जाएगा, अगर मेन वर्ब हो तो ओनिंग टू आ जाएगा। औद्योगिक हादसे यानी मिसहैप्स संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशनल की उन कमजोरियों के कारण होते हैं जो समय के साथ साथ इकट्ठा हुई हैं। कैसी ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस जो एक्यूमुलेटेड हैं, जो समय के साथ साथ इकट्ठा हुई हैं, उन कारणों से होती हैं ड्यू टू। ठीक है, यानी ये एक्सीडेंट अचानक नहीं हुए, बल्कि लंबे समय से चल रही लापरवाही, खराब प्रबंधन और कमजोर सेफ्टी सिस्टम का नतीजा है। तो ड्यू टू यानी के कारण, मिसहैप्स यानी मिसहैपनिंग, और एक्यूमुलेटेड यानी जो समय के साथ साथ इकट्ठा हुई है। अगर एक्यूमुलेट है तो यानी कि समय के साथ साथ इकट्ठा करना है। ठीक है, चलो डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, देयर अभी समझेंगे देयर को, देयर यानी वहाँ, हैविंग बीन मतलब कोई चीज़ है जो हो चुकी है, आ स्ट्रीक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा, एक श्रृंखला में, ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, तो वो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट जो कि श्रृंखला में हुए हैं, एक कतार पूरी की पूरी, ऑफ लेट यानी हाल ही में, तो हाल ही में भारत में कुछ औद्योगिक हादसों की एक श्रृंखला हुई है, उसके बावजूद भी द नोशन यानी एक धारणा, यह है कि देखो द नोशन आ गया, फिर दैट आ गया, दैट के बाद एडिशनल बातें होंगी, इस नोशन की वर्ब कहाँ पर होगी, ये देखो रही परसिस्ट, यानी कुछ विचार हैं जो अभी भी बने हुए हैं, परसिस्ट का मतलब है जो बने हुए हैं। क्या विचार है, दैट करके भाई मतलब बताओगे कि दे यानी ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, दे आर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है कि अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, वो अलग अलग हैं, और वो इंसिडेंटल हैं। इंसिडेंटल का मतलब होता है कि सिर्फ हादसे हैं। ठीक है, आ जाओ इसे डीप में समझते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो डिस्पाइट के बाद देयर लिखा हुआ है, तो देयर का भाई क्या मतलब है, तो देयर का मतलब यहाँ वहाँ नहीं है, मतलब बोल सकते हो वहाँ, बट जो उसका सेंस निकालोगे वो निकालोगे एग्जिस्टेंशियल देयर, जो बताता है कि कुछ मौजूद है या कुछ हुआ है। ठीक है, कुछ मौजूद है या कुछ हुआ है, इस सेंस देता है। से लिखा हुआ है अगर देयर हैविंग बीन, कुछ हुआ है, तो क्या हुआ था कि कुछ हादसों की श्रृंखला हुई थी। अभी समझेंगे कि हैविंग बीन क्या है। ठीक है, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं। हाल में भारत में कई औद्योगिक हादसे हुए हैं, तो हुए हैं यानी हैव बीन, और देयर देखो देयर का मीनिंग कुछ भी नहीं आएगा, बस देयर एक डमी सब्जेक्ट के तौर पे आता है, एक एग्जिस्टेंशियल सब्जेक्ट के रूप में आता है, बस इतना बताता है कि कुछ हुआ है। ठीक है, कुछ एग्जिस्ट करता है करता था। अच्छा, अब देयर के कुछ ग्रामेटिकल यूज समझते हैं, जो या तो प्लेस के लिए भाई इस्तेमाल होगा या फिर एग्जिस्टेंस के लिए भाई इस्तेमाल होता है। जैसे जब देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जैसे ही इज स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़ा है, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, तो यहाँ पर वहाँ वाला सेंस आता है। अब समझते हैं एग्जिस्टेंशियल एडवर्ब होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम, एक समस्या है, ऐसे बोल सकते हैं, वहाँ पर एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, वहाँ पर एक समस्या है। देयर हैव बीन एक्सीडेंट्स, तो हैव बीन यानी हुए हैं, हैव बीन यानी हुए हैं। अब इसी को हैव बीन को हैविंग बीन करके भाई लिख दिया गया, यहाँ पर सीधे तो हैव लिख भाई, तुम सीधे यहाँ पर हैव नहीं लिख पाओगे। ठीक,
तो डिस्पाइट यानी के बावजूद, देयर यानी वहाँ, हैविंग बीन हुए हैं, एक्सीडेंट्स यानी हादसे। ठीक, यानी इसे हम लोग डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक, चले चलो, ज़्यादा इस पे लोड नहीं लेना है ना, देयर पे छोड़ दो। डिस्पाइट यानी के बावजूद। समझते हैं हैविंग बीन को कि भाई क्या समस्या है। ये हमारा एक परफेक्ट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, बस ये बताता है कि पहले कोई चीज़ हो चुकी है ना, बस इतना ही बताता है। चलो हाँ, तो हाल ही में कुछ हादसे हो चुके हैं, ये होता है हैव बीन, जो कि हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस होता है, यानी हुआ है या हो चुका है। एक सेंस इसका और भी आता है, रहा है। रहा बोलते हैं ना कि आई हैव बीन अ डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर रह चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही हैव बीन का हैविंग बीन होता है, जो कि हमारा पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तो डिस्पाइट देयर हैविंग बीन डिलेज, तो हैविंग बीन यानी हुए हैं, तो डिलेज होने के बावजूद जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हुआ था। अच्छा, अगर यहाँ पर पास्ट है तो उसको भी आप पास्ट में ले जाओगे, यानी इसको आप हैड बीन की जैसे ट्रीट करोगे, तो है ना, प्रोजेक्ट पूरा हुआ था, कुछ डिलेज भी हुए थे। ठीक है, हैविंग बीन वार्न्ड, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, तो हैविंग बीन वार्न ही, देखो यहाँ पर जो ये हैविंग बीन लिखा हुआ ना, ये कहीं ना कहीं इसी को ही भाई बताएगा कि इसे, देखो यहाँ पर पास्ट आ गया तो ही को पहले वार्न किया गया था। ठीक है, इसीलिए उसने उस प्लेस को जाने से अवॉइड कर दिया। चेतावनी मिल चुकी होने के कारण उसने उस जगह से बचाव किया अपना, कि भाई वो वहाँ पे नहीं गया। तो हैविंग बीन को हम इस तरीके से हिंदी में भाई बोलेंगे, हैविंग बीन को हम लोग इस तरीके से बोलेंगे, चेतावनी मिल चुकी होने के कारण। ठीक है, के कारण, तो हैविंग बीन वार्न, तो वार्निंग मिल चुके होने के कारण उसने उस प्लेस में जाने से मना कर दिया। हैविंग बीन सिक, तो सिक होने के कारण, और डेज यानी कुछ दिनों तक, शी फाइनली वेंट टू द डॉक्टर, तो फाइनली वो डॉक्टर के पास चली गई थी। ठीक, हैविंग बीन सेलेक्टेड, सिलेक्टेड होने के कारण शी फेल्ट प्राउड, उसने प्राउड महसूस किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, हैव बीन V3 भी मैंने समझा दिया, जबकि मुझे समझाना सिर्फ हैव बीन था, लेकिन मैंने हैव बीन V3 भी को भी अच्छे से समझा दिया। तो जब भी हैव बीन आ जाए बीच में, तो उसका मतलब होता है कुछ चीज़ घटित हुई है। और हैविंग बीन के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाए, हालांकि बीन अपने आप में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन अगर एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो मतलब वो पश्चिम में कहीं ना कहीं चली जाती है। ठीक, चलो अब समझते हैं आज स्ट्रीक ऑफ का भाई क्या मतलब है। आज स्ट्रीक ऑफ का मतलब है सीरीज या सीक्वेंस, यानी जिसको हम भाई हिंदी में बोलते हैं सिलसिला, कोई चीज़ है जो लगातार हो रही है। तो आज स्ट्रीक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का मतलब क्या है, औद्योगिक हादसों की एक लगातार सिलसिला या श्रृंखला। आज स्ट्रीक ऑफ का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ लगातार हुई है, कई बार हुई है, जैसे आज स्ट्रीक ऑफ बैड लक, तो लगातार दुर्भाग्य का सिलसिला। आज स्ट्रीक ऑफ विक्टोरीज, तो विक्टोरीज का मतलब होता है जीत, और आज स्ट्रीक ऑफ एनी सिलसिला। आज स्ट्रीक ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, औद्योगिक हादसों का सिलसिला, तो आज स्ट्रीक ऑफ यानी सिलसिला। सिनोनिम्स क्या होंगे भाई इसके, तो बोल सकते हो आप सीरीज बोल सकते हो, सीक्वेंस बोल सकते हो, रन बोल सकते हो, चेन बोल सकते हो, स्पेल बोल सकते हो, स्ट्रेच और बाउंड। अब देखते हैं ऑफ लेट को। ऑफ लेट का भाई क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है हाल ही में, यानी रिसेंटली। तो रिसेंटली को ऑफ लेट करके भी लिखते हैं, जैसे देयर हैव बीन मैनी एक्सीडेंट, तो बहुत सारे एक्सीडेंट हैव बीन यानी हुए हैं, ऑफ लेट यानी रिसेंटली,
तो ऑफ लेट यानी रिसेंटली, ऑफ लेट यानी रिसेंटली। मिसहैप्स का मतलब क्या होता है कि मिस हैपनिंग हुई है। हैव बीन यानी रहा हूँ, देखो आ गया ना सेंस। ही हैज़ बीन वेरी बिजी, तो वेरी बिजी, हैव बीन यानी रहा है। देयर हैव बीन मैनी एक्सीडेंट, कुछ एक्सीडेंट हुए हैं, ठीक है। तो हैव बीन यानी रहा है या हुए हैं, दो सेंटेंस के बाहर निकलते हैं। ओ ठीक है, चलो। तो ऑफ लेट कि भाई पोजीशन क्या होती है, देखो या तो ये एंड में आता है, ठीक है, या ये स्टार्टिंग में कभी कभी भाई आता है, साथ में कॉमा लग के आता है, या कभी कभी ये बीच में आता है। तीनों जगहों पर इस्तेमाल हो सकता है। चलिए देखो स्टार्टिंग में भी भाई आ सकता है ऑफ लेट, ठीक, और लास्ट में भी आ सकता है। मिड में कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा भाई, मिड में देखो बीच में तो है, ठीक। समझते हैं नोशन को। तो नोशन का भाई क्या मतलब है, नोशन का मतलब होता है विचार, धारणा या मान्यता, है ना। तो यहाँ पर दे का मतलब क्या है, दे यहाँ पर प्रोनाउन है और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट को रेफर कर रहा है, ठीक। तो नोशन का मतलब क्या है, कोई विचार या धारणा या मान्यता, ठीक। भाई वो अभी भी इसको मान रहे हैं कि वो आइसोलेटेड है, यानी वो अलग अलग है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अलग थलग है, यानी कोई चीज़ जो बाकी चीज़ों से जुड़ी नहीं है, बल्कि वो अलग घटित हुई है, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। जैसे यह धारणा बनी हुई है कि वे हादसे एक दूसरे से असंबंधित हैं, मतलब वो आपस में संबंधित नहीं है, वो आपस में रिलेटेड, वो आपस में ना उनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक। जैसे कोई विलेज अगर एक आइसोलेटेड विलेज है, इसका मतलब है एक दूर दराज या अलग थलग वाला गांव। एन आइसोलेटेड केस ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का एक अकेला मामला। आइसोलेटेड केस का मतलब होता है जो अलग है। आइसोलेटेड एक्सीडेंट ऑफ वायलेंस, हिंसा के अलग अलग घटनाएं। आइसोलेटेड का मतलब होता है जो अलग अलग है, ठीक, यानी सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, है ना, यानी बाकियों से वो अलग हैं, उसे बोलते हैं आइसोलेटेड। कैसे इसको याद रखोगे, इसे याद रखो आइलैंड से। जैसे आइलैंड नहीं होता, चारों तरफ पानी होता है, बेचारा वो बीच में होता है, ये होता है आइलैंड, चारों तरफ इसके पानी पानी है, तो अलग अलग होता है। तो ऐसा ही अलग कोई चीज़ है, इसे बोलते हैं आइसोलेटेड। अच्छा यहाँ पे लिखा था, ये तो हो गया आइसोलेटेड। एक और लिखा हुआ इंसिडेंटल। तो इंसिडेंटल का मतलब क्या होता है, जो संयोगवश हुआ, जो एक्सीडेंटल हुआ, उसे बोलते हैं इंसिडेंटल, ठीक है। तो यह धारणा बनी हुई है, यानी यह नोशन परसिस्ट कर रहा है, अभी भी मतलब बना हुआ है कि वे हादसे आकस्मिक हैं, यानी इंसिडेंटल हैं, समझो, यानी कि हादसे हैं, उनके पीछे कोई रीज़न नहीं, वो अचानक से हो गया, यानी बस संयोग से हुए हैं, यानी इंसिडेंटल हैं, किसी बड़े कारण या पैटर्न से नहीं है। तो ये एक धारणा है उनकी बनी हुई। तो एन इंसिडेंटल रिमार्क, एक ऐसी टिप्पणी जो कि भाई जानबूझ करके नहीं दी गई, अचानक से हो गई। ऐसे खर्चे जो इंसिडेंटल हैं, मतलब जो आकस्मिक हुए, ठीक है। इंसिडेंटल डैमेज, एक ऐसा डैमेज जो कि आकस्मिक है भाई, जो कि अचानक से हो, इसके बारे में पहले किसी को भी मतलब पता नहीं था, ठीक। तो इंसिडेंटल का मतलब होता है जो बाई चांस हुए, इनकी प्लानिंग नहीं करी गई थी, इसे बोलते हैं इंसिडेंटल, ठीक है। यानी इसके जो सिनोस होंगे वो क्या होंगे, हाँ ये फॉर क्या भाई बोलते हैं इसको, फॉर्ट्यूटस, है ना, यानी जो भाग्यवश हुए हैं। और इसमें से कुछ भी नहीं है, बाकी सब आपको आता होगा, कैजुअल रैंडम सब कुछ आपको आता होगा, ये इंपॉर्टेंट है। परसिस्ट का मतलब क्या है, परसिस्ट का मतलब होता है कि टिके रहना, बने रहना, यानी कोई चीज, जैसे कोई धारणा हो गई, कोई स्थिति हो गई जो खत्म नहीं होती बल्कि अभी भी जारी है, उसे बोलते हैं परसिस्ट, ठीक। जैसे कि कोई ओल्ड हैबिट्स हैं जो परसिस्ट करती हैं, परसिस्ट यानी जो लगातार चलती रहती हैं, कायम रहती हैं।
ये प्रॉब्लम परसिस्ट यानी प्रॉब्लम बनी रहती है डिस्पाइट एफर्ट, तो कुछ एफर्ट लोग कर रहे हैं उसके बावजूद भी समस्याएं बनी हुई हैं। ठीक, तो स्टे बोल सकते हो, प्रीवियर बोल सकते हो, लास्ट बोल सकते हो, एंडेवर बोल सकते हो, एंडेवर का मतलब चाहना भी होता है, और ठीक है स्टे बोल सकते हो, प्रिजर्व भाई बोल सकते हो। तो हाल ही में यानी ऑफ लेट भारत में औद्योगिक हादसों का सिलसिला होने के बावजूद, तो के बावजूद यानी डिस्पाइट, सिलसिला यानी आस्ट्रीक ऑफ। क्या धारणा बनी हुई है, तो धारणा यानी नोशन, बनी हुई है यानी परसिस्ट, की यानी दैट वे हादसे अलग अलग और आकस्मिक थे। अलग अलग थे यानी आइसोलेटेड थे, आकस्मिक थे यानी इंसिडेंटल थे। ठीक है, समझ गए। तो डिस्पाइट देयर हैविंग बीन यानी हुए हैं, आ स्ट्रीक ऑफ श्रृंखला, इंसिडेंट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट यानी औद्योगिक हादसों की श्रृंखला हुई है भारत में हाल ही में, उसके बावजूद भी जो धारणा है वो बनी हुई है कि वे अलग अलग हैं और आकस्मिक हैं। ठीक, चले आगे। चलो अब इसी, ये जो यहाँ पर लिखे ना, तो ये भाई इसे बोलते हैं एडिटोरियल लेवल इंग्लिश और इसे बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव लेवल इंग्लिश। वो आपने समझा, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो इस तरीके से। तो डिस्पाइट को इवन दो से भी भाई लिखा जा सकता है। हैव अकर्ड देखो यहाँ पे लिखा गया यानी हुआ है, ऑफ लेट को रिसेंटली में लिखा गया है, पीपल स्टिल बिलीव, तो इवन दो के साथ में देखो स्टिल भी आया, और इवन दो और स्टिल का कॉम्बिनेशन अकेले डिस्पाइट के पास होता है। बिलीव दैट, तो नोशन को यहाँ पर बिलीव लिखा गया कि दोस एक्सीडेंट आर सेपरेट, एंड सेपरेट है यानी वो आइसोलेटेड हैं और मेनली कोइंसिडेंस हैं, तो यानी इंसिडेंटल हैं, इवेंट्स यानी घटना, तो मेयरली कोइंसिडेंटल हैं यानी इंसिडेंटल हैं। मेयरली का मतलब होता है मात्र, कोइंसिडेंशियल है यानी संयोगवश है। चलो, विद इन डेज ऑफ ईच अदर, देखो एक होता है वन अनदर होता है और एक होता है ईच अदर। जब दो हों तब ईच लगा देते हैं, अगर दो से ज़्यादा हैं तो वन लगाते हैं। ठीक, विद इन डेज ऑफ ईच अदर, तो यहाँ पर दो हादसों की बात हो रही है, तो दोनों हादसों के जो दिन हैं, विद इन यानी किसी चीज कोई ड्यूरेशन है उसके अंदर ही, तो उन दिनों के अंदर ही, तो विद इन डेज ऑफ ईच अदर का भाई क्या मतलब होता है, कुछ ही दिनों के अंतराल में यानी विद इन, हाँ यानी एक दूसरे से कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, डेज ऑफ यानी कुछ दिन, विद इन यानी के अंदर। तो सूरत में पहले आप एक बार इसका पूरा का पूरा सेंस बताता हूँ ताकि आप एक अपने मुँह से, सूरत में 4 मजदूरों की मौत और विशाखापट्टनम में 9 मजदूरों की मौत, ये दोनों हादसे एक दूसरे से कुछ ही दिनों के अंतराल में हुए हैं। तो विदिन यानी किसी अंतराल के बीच में हुआ, किसी ड्यूरेशन के बीच में हुआ, डेज ऑफ यानी दिनों के, ईच अदर यानी एक दूसरे के, एक दूसरे के कुछ ही दिनों के भीतर में हुए। ठीक है, ईच अदर को समझ लिया, विदिन को भी समझ लिया। 4 वर्कर्स यानी 4 वर्कर, वर्क किल्ड यानी मारे गए ना, पैसिव वॉइस है, तो वर्क किल्ड यानी मारे गए। इन अ मिसहैप्स, मिसहैप का मतलब होता है मिस हैपनिंग में, भाई वो मारे गए। ये देखो कोटेशन में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि किसी न किसी की शब्द है जिसको राइटर ने बस उसी तरीके से डाल दिया कि कुछ लोग हैं जो इसको मिसहैप्स बोलते हैं, यानी कि बस ये हादसे हैं, ये केवल इंसिडेंटल हैं। ठीक है, समझते हैं मिसहैप्स का मतलब क्या होता है। मिसहैप्स का मतलब होता है कि छोटी या दुर्भाग्यपूर्ण घटना, है ना, बस खाली हादसा हो गया, अनफॉर्चुनेट मतलब एक्सीडेंट। अच्छा, ये कि भाई कॉमा में क्यों लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं सिंगल कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कोटेशन मार्क भी हम लोग बोलते हैं, मॉडर्न में कोटेशन मार्क आ जाता है, ताकि लेखक यह देख सके कि यह शब्द रिपोर्टिंग या ऑफिशियल लैंग्वेज में इस्तेमाल हुआ है। मतलब जो भी रिपोर्टिंग वगैरह होती है, जैसे कोई भी रिपोर्टर बोलता है या कोई नेता बोल देता है, तो उसी के शब्दों को उठा करके यहाँ पर डाल दिया गया, उसे बोलते हैं कोटेशन मार्क। किसी के शब्द हैं जिसको बस राइटर ने उसको जस्ट है ना इस्तेमाल कर लिया।
कोटेशन मार्क का मतलब क्या होता है, लेखक इस शब्द को थोड़ा आयरॉनिक और क्रिटिकल टोन में इस्तेमाल करता है ना। उसे मिसहैप कहा गया। सिंपल सा, जब भी देखोगे कोटेशन तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसे मिसहैप कहा गया, लेकिन असल में यह बड़ी दुर्घटना थी। ठीक, तो कैसे हम लोग भाई समझेंगे, 4 वर्कर्स मारे गए इन अ मिसहैप्स यानी जिसे मिसहैप कहा गया। एक हादसा था जिसे इन लोगों ने मिसहैप ना बोल दिया कि भाई वो इंसिडेंटल था। तो मारे गए एक मिसहैप्स में इन अ सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक है ना, जो मलमूत्र वाला टैंक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सीवर। ठीक है, एक सेप्टिक टैंक था इन सूरत, यानी सूरत जो कि गुजरात में आई थी। वाइल, जबकि, तो सेप्टिक टैंक का मतलब क्या होता है, गंदे पानी और मानव मल मूत्र को जमा करने वाला है ना टैंक होता है। इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस भी होती हैं, ये देखो सब लिखा हुआ है। ठीक है, वाइल का मतलब समझते हैं। वाइल का मतलब एक, वाइल तो एक कंजंक्शन होता है। ठीक, जब दो घटनाओं को जोड़ता है, दो घटनाएं होंगी उनको जोड़ेगा। इसकी बेसिकली दो मीनिंग निकलते हैं। पहला है एट द सेम टाइम, यानी उसी के दौरान, और दूसरा निकलता है वेयर एस, यानी हालांकि, यानी जबकि का सेंस देता है। यानी ये दिखाएगा कॉन्ट्रास्ट और ये उसी समय का सेंस देगा। तो सूरत में 4 मजदूरों की मौत एक दुर्घटना में हुई, जबकि विशाखापट्टनम में 9 मजदूरों की मौत एक विस्फोट में हुई। तो यहाँ पर जो वाइल है वो दो घटनाओं को जोड़ रहा है और दोनों लगभग एक ही समय के आसपास हुई हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जगह अलग अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन एक ही समय के आसपास में तुम लोग वाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे शी वॉज कुकिंग, वह खाना बना रही थी, जबकि वो वह सफाई कर रहा था। दोनों लोग एक ही समय पे दो काम हो रहे थे। वाइल सम पीपल प्रेफर टी, कुछ लोग चाय को पसंद करते हैं, वहीं पर दूसरे लोग कॉफ़ी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जबकि का सेंस देता है। ठीक है, दोनों में ही जबकि का सेंस देगा। आ जाओ, वाइल और वेयर एज में फर्क देखते हैं। देखो, वाइल का मतलब होता है जबकि, उस दौरान या दूसरी ओर। इसका इस्तेमाल दो क्लॉज को जोड़ने के लिए होता है, या तो कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए या साइमल्टेनियस एक्शन को दिखाने के लिए। साइमल्टेनियस का मतलब होता है जो एक साथ होता है। ठीक, जैसे सी वॉज कुकिंग वाइल ही वॉज क्लीनिंग, तो वह सफाई कर रहा था और वो खाना बना रही थी। 4 वर्कर मारे गए सूरत में, जबकि 9 विशाखापट्टनम में भाई मारे गए। तो यहाँ वाइल दो घटनाओं को जोड़ता है जो या तो एक साथ हुई है या तुलना में रखी गई है। ठीक है, वेयर एज का मतलब क्या होता है, इसके विपरीत। वेयर एज का मतलब होता है इसके विपरीत या दूसरी ओर, या जबकि का भी सेंस देता है। कुछ लोग हैं जो चाय को प्रेफर करते हैं और जबकि दूसरे लोग कॉफ़ी को। तो जबकि का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कुछ लोग चाय पसंद करते हैं, इसके विपरीत कुछ लोग कॉफ़ी को पसंद करते हैं, या दूसरी ओर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वाइल कॉन्ट्रास्ट भी दिखा सकता है और साइमल्टेनियस एक्शन को भी दिखा सकता है, जबकि वेयर एज सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रास्ट ही दिखाता है, साइमल्टेनियस एक्शन को नहीं दिखा सकता। ठीक, बस यही दोनों में फ़र्क है, बाकी कोई भी फ़र्क नहीं होता। ठीक, तो पूरा का पूरा मीनिंग क्या होगा, ये देखो है ना, इजी इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ना चाहता हो पढ़ लो। और एक काम करता हूँ, पहले जरा इसको बताता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ। तो विद इन डेज ऑफ ईच अदर, दो हादसे हुए होंगे, कुछ भी है, तो एक दूसरे के कुछ दिनों के अंतराल में, क्या है अभी के लिए छोड़ दो, आगे की ओर मतलब पढ़ो। 4 वर्कर्स वर किल्ड, मारे गए इन अ मिसहैप, जिसे मिसहैप कहा गया, जिसे मिसहैप नहीं कहा मतलब बोला गया, सेप्टिक टैंक में सूरत में, जबकि 9 वर्कर मारे गए एक एक्सप्लोजन के द्वारा स्टील प्लांट में विशाखापट्टनम में। ठीक है, ये देखो उसकी भाई हिंदी लिखी हुई है। सूरत में 4 मजदूरों की मौत एक सेप्टिक टैंक में हुई घटना में हुई। ठीक, जबकि यानी वाई, विशाखापट्टनम में 9 मजदूरों की मौत एक स्टील प्लांट में विस्फोट से हुई। एक्सप्लोजन यानी विस्फोट। ये दोनों हादसे एक दूसरे से कुछ ही दिनों के अंतराल में हुए, तो के अंतराल में हुए यानी विद इन, है ना, ये दोनों हादसे यानी ईच अदर। चलो, दे, अब दे यहाँ पर ऊपर बात हुई हादसों की, तो दे अपीयर, अपीयर का मतलब क्या होता है, लगते हैं।
है ना, लगते हैं या ऐसे दिखाई भाई पड़ते हैं। ठीक, जैसे ही अपीयर्स टायर्ड, तो वह दिखाई पड़ता है थका हुआ। इट अपीयर्स दैट दे आर राइट, वे सही हैं ऐसा भी दिखाई पड़ते हैं, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो जो स्काई है ब्लू है वो दिखाई पड़ता है। दे अपीयर यानी वे लगते हैं, दिखाई पड़ते हैं। टू बी यानी होना, टू बी का मतलब होता है होना। डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग परिस्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। कॉलम आ गया, एक्सप्लेन करेगा फर्दर कि क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर। वन यानी जो पहला केस है, अदर यानी कि दूसरा भाई है ना। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहले में क्या है, इन्वॉल्व्ड यानी जिसमें शामिल था। वर्कर एक वर्कर, एंटरिंग जो एंटर कर रहा था, अ कन्फाइंड स्पेस एक है ना पूरा बंद हुए स्पेस में जगह में। एंड सकमिंग तो एक वर्कर जो जा रहा था, और जो सकम टू का मतलब होता है किसी के आगे झुक जाना, हार मान जाना या दम तोड़ देना। टॉक्सिक गैसेस जिसमें एक वर्कर शामिल है जो कन्फाइंड स्पेस में जा रहा था और जो टॉक्सिक गैसेस के आगे समर्पण कर रहा था, मतलब उसने कर दिया। यहाँ पर पास्ट है तो ये भाई वर्ब की एंज फॉर्म पास्ट में ही चली जाएगी। ठीक है, दूसरा मामला क्या है, जिसमें शामिल है, अभी समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। जिसमें शामिल है 150 टन ऑफ मोल्टन स्टील। मोल्टन स्टील का मतलब क्या होता है, लावा। मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ लावा। और एक वायलेंट ब्लास्ट, एक ऐसा ब्लास्ट हो कि भयावह था, बहुत ही बड़ा हादसा था। अब समझते हैं पॉइंटों को। टू बी का मतलब क्या होता है, होना। टू बी का मतलब क्या होता है, होना। अपीयर्स टू बी, अपीयर का मतलब होता है ऐसा लगता है कि कोई चीज है, ऐसा लगना कि कोई चीज है। ठीक है, जैसे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये अलग अलग परिस्थितियां हैं। तो हैं यानी टू बी, अपीयर यानी ऐसा लगता है, अलग अलग यानी डिफरेंट, परिस्थितियां यानी सर्कमस्टांसेस। देखने या समझने में दोनों हाथ से अलग अलग लगते हैं। ठीक है, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस लगते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा हो ही सीम्स यानी वह लगता है, टू बी टायर्ड यानी थके हुए लगता है। दे अपीयर टू बी हैप्पी, वो खुश लगता है। दिस अपीयर टू बी अ मिस्टेक, तो यह मिस्टेक लगती है। ठीक, कॉलम पे कुछ देखते हैं। ये देखो यहाँ पे आया था ना कॉलम, तो कॉलम क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, बस एक्सप्लेनेशन देगा। पहले जो मेन बात है उसको आप फर्दर आगे एक्सप्लेन करेगा। तो कॉलम को हम लोग बोलते हैं कहानी का दरवाजा। पहले विचार बोलो, फिर कॉलम लगाकर उसकी अंदरूनी विवरण खोलो। मतलब पहले आप मेन बात को मतलब बोल दो, फिर उसके बाद उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन दे दो आगे। जैसे ही हैड वन गोल, उस गोल को आगे समझा दो, या उसके 4 गोल हैं तो उसके 4 गोल के आगे लिस्ट बना दो। बेसिकली कॉलम के बाद लिस्ट ही आती है। ठीक है, यानी फर्दर उसका एक्सप्लेनेशन आता है। यहाँ पर वन का मतलब क्या है, लिखा था ना वन, तो वन यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, यानी जो पहला हादसा है। ऊपर था ना ईच अदर, यानी 2 हादसे हैं, तो वन का मतलब है पहला वाला हादसा है, तो वन यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, भाई कैसे पकड़ा मैंने, क्योंकि आगे वन लिखा हुआ और फिर बाद में दी अदर लिखा हुआ, ये देखो द अदर लिखा हुआ है, तो पहला मामला और दूसरा वाला मामला। ठीक, इन्वॉल्व का मतलब क्या है, शामिल था। तो पहला हादसा इसमें शामिल था, इन्वॉल्व यानी शामिल था। वन हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इन्वॉल्व हमारी वर्ब हो गई। ठीक, इसमें शामिल था वर्कर्स का जाना एक कन्फाइंड स्पेस में, और सकमिंग, सकम टू हो जाना। सकम का मतलब बेसिकली होता है कि आप किसी के आगे झुक गए या हार मान गए। ठीक है, और सकमिंग टू टॉक्सिक गैसेस का मतलब होता है जहरीली गैसों के प्रभाव से मर जाना, या उनके आगे झुक गए, झुक गया मतलब खत्म ही हो गया कि वो जहरीली गैस है। सकम का मतलब होता है बेसिकली झुक जाना। ठीक, जैसे वो अपनी इंजरीज के आगे झुक गए। ध्यान ये रखना है कि सकम के बाद टू आता है, मुद्दा यहाँ पर ये है, सकम के बाद टू आता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। ठीक है,
मोल्टन स्टील का मतलब क्या होता है? पिघला हुआ जो लावा होता है, तो पिघला हुआ बोलते हैं मोल्टन। अब वॉयलेंट ब्लास्ट, ब्लास्ट का मतलब होता है धमाका, विस्फोट। वॉयलेंट का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही जोरदार हो, है ना, जो डिस्ट्रक्टिव हो यानी विध्वंसक हो। तो वॉयलेंट ब्लास्ट का मतलब क्या होगा? एक जोरदार धमाका या एक भयानक विस्फोट। ठीक, चलो। हाँ, दे अपीयर टू बी डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग परिस्थितियों से जुड़ी हुई लगती हैं। तो लगती हैं यानी अपीयर, टू बी यानी होना, दे यानी वे घटनाएं। पहली घटना कैसी है? कॉलन लगा हुआ। पहली घटना क्या है जिसमें शामिल था वर्कर्स का अंदर जाना, अ कन्फाइंड स्पेस में अंदर जाना, और दूसरा सकम टू हो जाना, झुक जाना या उससे पीड़ित होकर मर जाना, टॉक्सिक गैसेस के आगे झुक जाना। दूसरा मामला क्या है जिसमें शामिल है 150 टन का मोल्टन स्टील है और एक भयानक विस्फोट है। ठीक, बाकी यहां से वीडियो नंबर 22 का बी पार्ट यहाँ से आएगा। ठीक, चलो तब तक के लिए बाय बाय। और अभी बाकी काम पे जाना है, तो ठीक है, यहाँ तक मैं रखता हूँ, बाकी आगे की ओर फिर पढ़ेंगे।